सिर्फ 10 ऐसे निर्णायक मोड़, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स पर ध्यान देना जो हमें भारत की पूरी शानदार कहानी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम चलते हैं एकदम शुरुआत में, प्राचीन काल में, उस समय जब इस उपमहाद्वीप पर सभ्यता की पहली पहली ईंटें रखी जा रही थीं। जरा सोचकर देखिए, आज से कोई 4,500 साल पहले की बात है। एक ऐसा शहर जहां बिल्कुल सीधी सपाट सड़कें थी, कमाल की ड्रेनेज व्यवस्था थी और बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स थे। ये था मोहनजोदाड़ो। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे पहली महान सभ्यताओं में से एक का जीता जागता सबूत था। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सब कैसे पता चला कि वो सभ्यता इतनी एडवांस थी? इसका जवाब छिपा है खुदाई में मिली चीजों में। वहां मिला एक विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, एक बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और बड़े बड़े अन्न भंडार। ये सब चीजें एक बेहतरीन शहरी प्लानिंग और कुशल मैनेजमेंट की कहानी कहती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, सिंधु घाटी की ये शहरी सभ्यता हमेशा नहीं चली। इसके खत्म होने के बाद एक बिल्कुल अलग तरह के समाज ने जन्म लिया। एक ऐसा समाज जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारतीय समाज की नींव रखी। ये था वैदिक समाज का दौर, जो सिंधु घाटी की शहरी संस्कृति से कह सकते हैं कि काफी अलग था। यहाँ समाज का केंद्र था कुल, यानी परिवार, जो पितृसत्तात्मक होता था। इकोनॉमी खेती और पशुपालन पर चलती थी और समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। यहाँ का धार्मिक जीवन यज्ञों और प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा के इर्द गिर्द घूमता था। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम एक ऐसे दौर में पहुंचते हैं जहां ना सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्य बने, बल्कि विचारों की एक ऐसी क्रांति हुई जिसने समाज की पूरी दिशा ही बदल दी। इसी दौर में एक नई सोच, एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसने लाखों करोड़ों लोगों पर गहरा असर डाला। ये था बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने दुनिया के दुखों का कारण और उसे खत्म करने का रास्ता बताया, जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था। अहिंसा और करुणा, ये इसके सबसे बुनियादी सिद्धांत थे। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। देखिए, एक तरफ था वैदिक समाज, जो कठोर जाति व्यवस्था और मुश्किल यज्ञ अनुष्ठानों पर आधारित था, और दूसरी तरफ आया बौद्ध धर्म, जिसने बराबरी की बात की, सादगी का रास्ता दिखाया और कहा कि हर इंसान खुद अपनी मुक्ति पा सकता है। ये उस समय की व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब जहां सोच बदल रही थी, वहीं राजनीति का नक्शा भी बदल रहा था। छोटे छोटे राज्यों का दौर खत्म हो रहा था और उनकी जगह ले रहे थे बड़े, सेंट्रलाइज्ड, यानी एक केंद्र से चलने वाले साम्राज्य। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? मौर्य साम्राज्य। इसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत और सेंट्रलाइज था, लेकिन सम्राट अशोक ने इसमें एक नैतिक पहलू जोड़ा। उनकी धम्म नीति सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, जो नैतिकता और लोगों की भलाई पर टिका था। हम सबने इतिहास में गोल्डन एज या स्वर्ण युग के बारे में पढ़ा है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या होता है? आखिर ऐसी क्या खास बात होती है किसी दौर में कि उसे स्वर्ण युग कहा जाने लगता है? इसका सबसे अच्छा जवाब मिलता है गुप्त काल में। ये वो समय था जब आर्ट, लिटरेचर, साइंस सब कुछ अपने शिखर पर था। सोचिए, इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मैथ की पूरी दुनिया ही बदल दी। पूरे साम्राज्य में शांति थी, खुशहाली थी। सच में यही तो होता है एक स्वर्ण युग। अब हम आते हैं मध्यकाल में, एक ऐसा दौर जहां अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के धागे आपस में मिलकर एक खूबसूरत कपड़ा बुन रहे थे। एक नई साझी विरासत बन रही थी। इस दौर की पहचान है 2 बड़े आध्यात्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफी। मजे की बात यह है कि दोनों ने ही धर्म के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी। उनका संदेश बहुत सीधा और सरल था। भगवान तक पहुंचने के लिए महंगे कर्मकांडों की नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रेम की जरूरत है। दोनों ने ही जाति-पाति का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता का एक मजबूत संदेश दिया। और भक्ति और सूफी आंदोलनों से जो एक भाईचारे का माहौल बना था, उसी माहौल में सम्राट अकबर ने अपनी मशहूर सुलह कुल की नीति अपनाई। इसका मतलब था सबके लिए शांति। ये एक सरकारी पॉलिसी थी जिसके तहत सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता था। इस नीति ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने में बहुत मदद की।
और अब हमारी कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचती है, आधुनिक भारत की दहलीज पर। इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के उस दौर से जिसने सब कुछ बदल दिया। बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अचानक हो गया, पर ऐसा नहीं था। इसके पीछे सालों का गुस्सा जमा था। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक शोषण था और सामाजिक धार्मिक वजहें भी थीं। वो चर्बी वाले कारतूस तो बस एक चिंगारी थे, बारूद तो बहुत पहले से इकट्ठा हो रहा था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने भले ही बेरहमी से कुचल दिया हो, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की आग को और तेज कर दिया। और इसी आग से जन्म हुआ विरोध के एक बिल्कुल नए तरीके का। ये थी महात्मा गांधी के असहयोग की रणनीति। इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ लोगों के संघर्ष से निकालकर एक जन आंदोलन बना दिया। पहली बार देश के आम लोग, किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, औरतें सब एक साथ इस लड़ाई में कूद पड़े। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज और नौकरियां छोड़ देना, और ये सब कुछ बिना हिंसा के। ये आज़ादी की लड़ाई के नए हथियार थे। तो मोहनजोदड़ो के शानदार शहरों से लेकर असहयोग आंदोलन की सड़कों तक हमने 10 बड़े पड़ावों का ये सफ़र तय किया है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे इतिहास की हर एक घटना आने वाली अगली घटना के लिए ज़मीन तैयार करती है।